सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का राजन सीरीज को पढ़ा रहा हूं। यह राजन सीरीज का जो आज का यह क्लास है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। तो यहाँ पे आपका पूरा राजन सीरीज मैंने पढ़ा दिया है। अब सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो गई हैं। पूरा राजन सीरीज आप देख डालिए, एक एक प्रश्न को समझ के पढ़ डालिए, क्योंकि समझा करके पूरा समझा करके मैंने आपको पढ़ाया है एक एक क्वेश्चन को, और आपको कम से कम रटना पड़े, कम से कम याद करना पड़े, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो सभी वीडियोस को आप 2 से 3 बार देख डालिए, जिससे आपका जो रिवीजन है वह होता रहे और आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम टाइम में आप भूले ना, इस वजह से आपको देखना है सभी क्लासेस को 2 से 3 बार, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना है, ताकि उसको हम अलग से डिस्कस कर लें एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी क्लासेस। सभी क्लासेस को देख डालिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर के सामने जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे आप, तो कंप्यूटर की सभी क्लासेस, सभी जितने भी राजन पॉन सीरीज की क्लासेस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस हैं, ये सभी जो क्लासेस हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, टारगेट यूपी टेट सीटेट को। वहां से जाकर के आप थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल होके कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अपने डाउट्स को भी क्लियर करा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 54 है, कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम के नाम बताइए। कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम, अब कहीं पे प्रोग्राम लिखा हो या फिर एप्लीकेशन लिखा हो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप आजकल। ठीक है, तो एप्लीकेशन, आपको पता है कंप्यूटर में भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें प्रोग्राम बोल दीजिए छोटे में, या एप्लीकेशन बोल दीजिए, या सॉफ्टवेयर बोल दीजिए। तो ये क्या होते हैं, कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो एमएस वर्ड का जो पैकेज आता है उसी में कई सारे एप्लीकेशंस आपको आते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं, उनका नाम आप लिख सकते हैं, ब्राउजर्स का नाम लिख सकते हैं, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का नाम लिख सकते हैं, फोटोशॉप का नाम लिख सकते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे आपके प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम में जो उत्तर लिखा गया है वह एमएस वर्ड का लिखा गया है। सबसे फेमस सॉफ्टवेयर जो है आपका, और सबसे अधिक यूज होने वाला भी एक तरीके से आप देखेंगे तो कंप्यूटर के इस प्रोग्राम के अंतर्गत नई फाइल बनाना और सुरक्षित रखना सरल होता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, निबंध लेखन, पुस्तक निर्माण आदि कार्य कर सकता है। अब आपको पता है कि एमएस वर्ड में क्या होता है, जो लिखने का काम होता है वह किया जाता है, और फाइल निर्माण, नया नया फाइल निर्माण किया जाता है, रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, लेटर लिखे जाते हैं, निबंध लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई किताब लिखनी हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी सुविधाएं रहती हैं कि किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, कितना बड़ा अक्षर को रखना चाहते हैं, कैसा उसका फॉन्ट रखना चाहते हैं, और किस तरीके से आप उसको दिखाना दर्शाना चाहते हो। तो ये हो जाता है एमएस वर्ड। इसके बाद आता है एमएस एक्सेल। तो यह प्रोग्राम तुलनात्मक अध्ययन, सारणीयन तथा ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि पहले लोग रजिस्टर बनाते थे, और रजिस्टर में कॉलम और रो बनाते थे, इस तरीके से एंट्री भरते थे, जहां पे आंकड़ों का काम होता था, वहां पे इस तरीके से काम होता था। लेकिन इसी को एमएस एक्सेल जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, इसमें भरा जाता है। इसमें अब तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वह बहुत आसान होता है। अब किन्हीं 2 पेजों को कंपेयर करना है, डेटा को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे काफी आसानी से कर सकते हैं। इसमें सारणीयन मतलब कि सारणियों में
जो डेटा को भरना। इसके बाद देखिए ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण, ग्राफ के द्वारा प्रस्तुति करना है तो ये भी आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए पावर पॉइंट, तीसरा सॉफ्टवेयर जो है वह है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के द्वारा निम्न कार्य किया जा सकता है। पावर पॉइंट के द्वारा स्लाइड्स बनाने में मदद मिलता है। पीपीटी जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आउटलाइन नोट्स बन जाते हैं, मतलब कि जो आउटलाइंस होती हैं किसी भी विषय पे, आप जानते हैं एक होता है डिटेल्ड वर्णन और एक होता है मोटी मोटी बातें, जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं वह बता दी जाती हैं स्लाइड्स के माध्यम से। तो आउटलाइन नोट्स हो जाते हैं पावर पॉइंट में, और पारदर्शिकाओं का निर्माण आदि। तो ये सारी चीजें MS पावर पॉइंट में की जा सकती हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसे हिंदी में कंप्यूटर संजाल कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर एक कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग अन्य जुड़े कंप्यूटर पर करने एवं एक कंप्यूटर की सूचनाओं को अन्य कंप्यूटर पर भेजने की व्यवस्था ही इंटरनेट है। यह संचार प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है। तो इसे कंप्यूटरों का जाल बोला जाता है। एक्चुअली कंप्यूटरों का जाल इसे आप बोल सकते हैं, ठीक। और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजना, कोई जानकारी भेजना, एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, इन सारी सुविधाओं को प्रदान करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिवाइस की सहायता से आपस में जोड़ देता है। इस कारण दुनिया से किसी भी व्यक्ति से संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट की वजह से डिजिटल लेन देन संभव हो पाया है। तो देखिए इंटरनेट, अब कोई जो व्यक्ति है वह एक कंप्यूटर यूज कर रहा है, अब इसी के कंप्यूटर अगर यह इंटरनेट से जुड़ा है तो यह बाकी जितने कंप्यूटर हैं उस नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, सभी से इनको जोड़ देगा और बाकी सारी लेन देन, और चाहे वह किसी फाइल का लेन देन हो या फिर किसी सर्विस का लेन देन हो या फिर किसी सामान का लेन देन हो, इसके माध्यम से आजकल पॉसिबल है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे इंटरनेट और इसकी विशेषताएं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 56, सूचनाओं का स्वरूप बताइए। तो सूचनाओं के विभिन्न स्वरूप इस प्रकार हैं। परिणात्मक स्वरूप, सूचनाओं का स्वरूप में अब देखिए सूचनाओं का स्वरूप मतलब सूचनाओं की बनावट कैसी है। तो परिणात्मक और गुणात्मक, आकारात्मक और विषयात्मक और अवधारणात्मक। तो ये हो गए सूचनाओं के स्वरूप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 57 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। शैक्षिक मतलब कि शिक्षा से जुड़ा हुआ, और प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो SS कुलकर्णी के अनुसार प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अब MS कुलकर्णी के अनुसार यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषा जो इनके द्वारा दी गई है वह है प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में उपयोग ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब विज्ञान के जो नियम हैं जो शिक्षा देने में और शिक्षा देने की विधि तकनीक में बढ़ावा करता है, इजाफा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा प्रौद्योगिकी। और शिक्षा प्रौद्योगिकी द्वारा अल्प समय में मतलब कम समय में अधिक से अधिक शिक्षा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके द्वारा कम समय में ही अधिक से अधिक शिक्षा उद्देश्य, मतलब किसी को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वह एक टीचर से आप रिकॉर्ड करा लीजिए और ढेर सारे बच्चों को पढ़ा लीजिए, ठीक है। तो जैसे मेरे लेक्चर्स जो होते हैं वह आप देखोगे मैथ्स के लेक्चर लाखों बच्चों ने देखा है, तो इसी तरीके से
यह जो टेक्नोलॉजी है, आज के समय की जो प्रौद्योगिकी है, इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक शिक्षा उद्देश्यों को पाया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 58 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप कौन कौन है? तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के ये विभिन्न रूप हैं। अब शिक्षण तकनीकी में क्या आता है? जो शिक्षण पढ़ाने के जो तरीके हैं उनको रखा जाता है इसमें शिक्षण तकनीकी में। फिर अनुदेशन तकनीकी, किस तरीके से बच्चों में इंफॉर्मेशन देना है, कोई जानकारी देनी है, ठीक। और इसके बाद व्यवहारात्मक, किस तरीके से व्यवहार करना है, समाज में किस तरीके से रहना है। और उसके बाद अनुदेशन प्रारूप, किस तरीके से, और बाकी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वह आते हैं अनुदेशन प्रारूप में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, शिक्षण मशीन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो शिक्षण मशीन, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, शिक्षण मशीन, शिक्षण मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा जो पढ़ाने के काम में आता हो। तो शिक्षण मशीन एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है। शिक्षण मशीन क्या है? एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो बिजली से चलती है और यह शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। यह जो शिक्षण प्रकरण है, जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, उन सभी को एक क्रम में प्रस्तुत करती है और इसमें छात्र को प्रश्न उत्तर देने के अवसर दिए जाते हैं और उससे तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। अब इस मशीन में क्या होता है, छात्र जो उसमें मशीन में दिखाए गए प्रश्न है उसको तुरंत उसको उत्तर कर सकता है और उत्तर की प्रतिपुष्टि मतलब उसका फीडबैक, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत, वह तुरंत प्राप्त कर सकता है। और यह जो मशीन है यह दो प्रकार की होती है, उचित उत्तर युक्त मशीन, पहला हो गया उचित उत्तर युक्त मशीन और दूसरा बहु उत्तर युक्त मशीन। तो ये हो गए शिक्षण मशीन, ठीक है, शिक्षण मशीन आप समझ गए। इसके बाद देखिए अगला है जादुई, जादुई लैंटर्न क्या है? जादुई लैंटर्न या जिसे इंग्लिश में मैजिक लैंटर्न कहते हैं या हिंदी में आप इसे जादुई लालटेन भी बोल सकते हैं। लालटेन से आप सभी लोग परिचित हैं, तो इसे जादुई लालटेन भी बोला जाता है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा फिल्म थिएटर में क्या होता है, एक आपके सामने पर्दा होता है और पीछे से एक मशीन होती है, ठीक है, जिसके द्वारा फोकस जो होता है वह रोशनी जो होती है वह इस पर्दे पे डाली जाती है। तो इसी तरीके से जादुई लैंटर्न या जादुई लालटेन भी होता है, या इसका लैटिन नाम जो है, लैटिन भाषा में इसको लैटरना मैजिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जादुई लैंटर्न एक चित्र प्रदर्शक उपकरण है। इसकी सहायता से छोटे चित्रों को बड़े पर्दे पे दिखाया जा सकता है। इन चित्रों को सभी प्रतिभागी एक साथ देख सकते हैं। अब देखिए इस मशीन में क्या होता है, छोटे चित्र को रखा जाता है और उस पे रोशनी डाली जाती है और उसके ठीक सामने छिद्र होता है जो जिससे रोशनी निकल के पर्दे पे पड़ती है, दीवार पे पड़ती है, जिससे चित्र जो है वह बड़ा दिखाई देता है और समूह में बैठे लोग जो होते हैं वह इस चित्र को देख पाते हैं। जैसे मूवी थिएटर में लोग बैठे रहते हैं, उसी तरीके का ये पहला, जैसे प्रोजेक्टर आए बाद में, ये प्रोजेक्टर का ही पहला रूप है समझ लीजिए। इसी से फिर बाद में चल के प्रोजेक्टर बना, ठीक है। तो जादुई लैंटर्न आप समझ गए कि हाँ यह एक इसी तरीके की डिवाइस थी जिसके माध्यम से चित्रों को दिखाया जाता था और छोटे छोटे चित्रों को बड़े पर्दे पे दिखाया जाता था, ठीक है। और इन चित्रों को बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते थे, ठीक है, इन चित्रों को सभी प्रतिभागी एक साथ देख सकते थे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, कंप्यूटर की प्रमुख
भाषाओं को बताइए। तो प्रमुख भाषाएं, अब देखिए कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर के ही भाषा में। अब देखिए कंप्यूटर जो है वह सामान्य भाषा तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेजेस होती हैं और इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो ये है, देखिए बेसिक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की भाषा, इसी तरीके से लोगो होती है, कोबोल होती है, BOL होता है। ठीक है, और पायलट होती है, इसके साथ साथ C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर की भाषा है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 62 है, टेप रिकॉर्डर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो टेप रिकॉर्डर एक यांत्रिक यंत्र है। टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों, पंछियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों से संबंधित विषयों पर भाषण आदि को टेप करके उन्हें छात्रों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है, टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल। अब टेप रिकॉर्डर क्या होता है? टेप रिकॉर्डर वह डिवाइस होती है जिसमें किसी आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, कोई जैसे मैं बोल रहा हूं वह, तो वह को जैसा मैंने बोला उसी उच्चारण में वह टेप रिकॉर्डर जो है वह रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, आप सभी के अभी मोबाइल्स में, स्मार्टफोन में रिकॉर्डर आते हैं, लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये सारे क्या है, ये आगे चल करके सबसे पहले क्या आया, टेप रिकॉर्डर की ही व्यवस्था आई अलग से। अब तो आपके मोबाइल में सब उपलब्ध है, तो इसको अब आप इतिहास की तरह पढ़ रहे हो, एक अलग यंत्र की तरह पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, यह टेप रिकॉर्डर। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब मोबाइल्स नहीं थे और साधन नहीं थे तो टेप रिकॉर्डर था जो लोगों के आवाज को, पक्षियों की आवाज को, पशुओं की आवाज को रिकॉर्ड करके रखता था। और इसका जो काम है वह शिक्षण में भी लिया जाने लगा, बच्चों को विभिन्न आवाजों से और विभिन्न मुद्दों पे लोगों के विचारों को सुनाने के लिए। और इसका दो मॉडल आता है, एक टेबल मॉडल जो बड़ा होता है उसे टेबल मॉडल बोला जाता है, और जो छोटा रूप होता है उसको पोर्टेबल मॉडल बोला जाता है। पोर्टेबल इसलिए, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना आसान हो। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, स्लाइड प्रोजेक्टर किसे कहते हैं? स्लाइड प्रोजेक्टर के कितने भाग होते हैं? तो स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकरणों को स्पष्ट करने के लिए स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्लाइडें प्रोजेक्ट की जाती हैं। प्रोजेक्टर स्लाइड को उल्टा रखा जाता है, उस पर प्रकाश की तीव्र किरणें डालकर लेंस के माध्यम से पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड आप समझते हैं एक इस तरीके से जैसे उसमें जानकारी भी होती है, चित्र भी होता है, और प्रोजेक्टर मतलब कि उसको प्रोजेक्ट करने वाला, उसको बड़े में दिखाने वाला। तो स्लाइड प्रोजेक्टर क्या हो गया? स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकरणों को स्पष्ट करने के लिए स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्लाइडें प्रोजेक्ट की जाती हैं। प्रोजेक्टर स्लाइड को उल्टा रखा जाता है, उस पर प्रकाश की तीव्र किरणें डालकर लेंस के माध्यम से पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्लाइड जो होती हैं उनको बड़ा करके पर्दे पे दिखाया जाता है। और स्लाइड प्रोजेक्टर के 5 भाग होते हैं। पहली विद्युत व्यवस्था, दूसरा प्रक्षेप बल्ब, तीसरा प्रक्षेप लेंस, चौथा स्लाइड ट्रे, और पांचवा प्रक्षेपण स्क्रीन। तो ये हो जाता है स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, और इसके भाग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 64 है, ब्रॉडबैंड से आप क्या समझते हैं? तो ब्रॉडबैंड एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है, यह आप समझिए। यह जो होता है, आप ब्रॉडबैंड को समझिए इंटरनेट सेवा। और इंटरनेट में क्या होते हैं, कंप्यूटर एक दूसरे को जुड़े होते हैं। और ब्रॉडबैंड क्या होता है, यह तार होते हैं जिसमें आप समझिए कि कंप्यूटर में डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो डेटा इसमें चलते रहते हैं इन तारों में। ठीक है, अब
ब्रॉडबैंड सेवा का प्रयोग तीव्र गति से अधिक डेटा संचारण हेतु किया जाता है। इसमें डेटा स्थानांतरण की गति 1 मिलियन अथवा इससे अधिक हो सकती है। अब देखिए, तो ब्रॉडबैंड क्या हो गया? यह एक इंटरनेट को एक्सेस करने का तरीका है। जैसे आप मोबाइल से भी इंटरनेट एक्सेस करते हो, लेकिन अगर आपको और तेज इंटरनेट की आवश्यकता हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप तार के माध्यम से आपके घर पे डिवाइस लग जाएगी, जिसे ब्रॉडबैंड बोला जाता है। यह मेनली जो कनेक्शन आता है, यह तार तक आपके घर पे आता है और इसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसका कनेक्शन जो होता है स्टेबल होता है, यह ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है, ज्यादा इसकी स्पीड घटती बढ़ती नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से यह एक स्टेबल कनेक्शन आपको देता है और आप इंटरनेट को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, अब इसके बाद ब्रॉडबैंड सेवाएं आपको पता है इस समय जियो, एयरटेल जैसी कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है, उपग्रह का शिक्षा में उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब उपग्रह, एक तो आपने बार बार पढ़ा है कि एड्यूसैट जो है यह आपका शैक्षिक उपग्रह है, और इसी तरीके से उपग्रह का शिक्षा में क्या उपयोग है यह विस्तृत वर्णन यहाँ पे करना है। तो उपग्रह के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय प्रयोग 1975 में भारत में प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1975 को अमेरिका की सहायता से उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग साइट का उद्घाटन हुआ। यह स्वतंत्र न होकर के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह के सहयोग से किया गया। साइट प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच CAPE प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित किया गया। साइट की शुरुआत के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में रचनात्मक प्रयोगों की श्रृंखला की भी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले देखिए 1975 में अमेरिका के सहायता से साइट का उद्घाटन किया गया और इसके माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। अब इसके बाद देखिए 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित कर भारत ने अंतरिक्ष में प्रथम कदम रखा। एप्पल को जून 1981 में प्रतिक्षेपित किया। इनसैट की श्रृंखला का पहला उपग्रह इनसैट 1A 1982 में छोड़ा गया। अब देखिए, सबसे पहले जो खुद से शुरुआत की थी भारत ने, वह 19 अप्रैल में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। यह आपको पता है, आर्यभट्ट भी एक उपग्रह था। उसके बाद अब आप देखिए कि एप्पल नाम का यह भी क्या था? यह भी एक उपग्रह था, सैटेलाइट था, जो 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। और फिर आता है श्रृंखला, मैंने आपको बताया है, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था, इंडियन सैटेलाइट इनसैट करके श्रृंखला की शुरुआत की जाती है। इनसैट 1A से फिर आता है 1B 1C 1D, इनसैट 1B, इनसैट 1C, इनसैट 1D। तो इस तरीके से 1 या 2 साल के अंतराल पे इन सभी उपग्रहों को छोड़ा जाता है। ठीक है, इनसैट 1A 1982 में छोड़ा गया, जो कुछ त्रुटियों के कारण सफल नहीं हुआ। 30 अगस्त 1983 में इनसैट 1B अंतरिक्ष में स्थापित हुआ, जो अत्यधिक सफल हुआ। इनसैट 1B के साथ उच्च शक्ति एवं निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर लगाए गए थे। इनसैट की शिक्षा योजना अक्टूबर सन 1983 में प्रारंभ हुई, जिसमें 5 वर्ष से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। उपग्रह की सहायता से आज दूरदर्शन विद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, जो जिन लोग की शिक्षा छूट जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, फिर कृषि शिक्षा आदि से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है। उपग्रह शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। तो उपग्रह शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है वह यहाँ पे निम्नलिखित हैं। तो देखिए, गांव में रहने वाले भारतीय जन समुदाय को शिक्षित करने हेतु दूरदर्शन का उपयोग करना। फिर दूसरा, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा
के द्वारा सामुदायिक जीवन के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना। फिर तीसरा, बच्चों में विज्ञान संबंधी समझ, संख्यात्मक समझ, भाषाई समझ का विकास करना। फिर इसके बाद सामाजिक परिवर्तन शिक्षा माध्यम से लाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से उपग्रह का शिक्षा में उपयोग किया गया और क्या क्या इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं, यह भी आपने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वर्णन कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जैसे कि टेली का मतलब हो गया टेलीफोन और कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, मतलब कई लोगों का एक साथ जुड़ना, ये होता है कॉन्फ्रेंस। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीविजन द्वारा बैठक या संगोष्ठी का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। इस विधि से कई स्थानों पर बैठे व्यक्तियों से इस प्रकार बातचीत होती है जैसे वह सभी व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठे हों। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के आज कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस आदि। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यतः यही है कि दूर दराज जो लोग बैठे हैं उनको एक साथ जोड़ना, एक मीटिंग की तरह इन्वायरमेंट बनाना और उनको चाहे केवल ऑडियो के माध्यम से वह जुड़ रहे हो या ऑडियो या वीडियो दोनों के माध्यम से वह जुड़ रहे हो, यह कहलाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके बाद देखिए आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण करने एवं प्रेषित करने की तकनीक छिपी होती है। इसमें सुनने के साधन एवं देखने के साधन दोनों का प्रयोग करके आमने सामने की बात की जाती है। लोग एक दूसरे को देख सकते हैं तथा उनके द्वारा अपनी बात की पुष्टि हेतु दिखाई जा रही स्लाइड, सीडी, फोटोग्राफ एवं सूचनात्मक तथ्य को भी देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फोन लाइव दोनों तरफ होती है जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं माइक के साथ जुड़ा होता है। इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क ISDN कहते हैं। इस लाइन के साथ आवाज व चित्र स्थानांतरित होते हैं जो प्रेषक के सम्मुख रखे टेलीविजन पर दिखता है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जहां आप देख पा रहे थे कि केवल आवाज या केवल वीडियो या केवल एक तरफ से आपको देखने को मिल रहा था कॉन्फ्रेंस, वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आवाज, वीडियो और साथ ही साथ इमेजेस का भी एक आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, शिक्षा में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है, किन्हीं चार का वर्णन कीजिए। शिक्षण के उपयोग में आने मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं। मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन मतलब कि ऐसे संसाधन जिसपे किसी का रोक टोक नहीं है और सबके लिए समान है, किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है। तो इसमें आप देखिए रेडियो पहला माध्यम बन जाता है। मुक्त शैक्षिक संसाधन में रेडियो के विषय में आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए टेलीविजन तथा वीडियो के माध्यम से और माइक्रोस्कोप और माइक्रो प्रोजेक्टर के माध्यम से, और चौथा है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से। ये चार माध्यम और इसके साथ ही साथ आप इंटरनेट लिख सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं और वेबसाइट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके माध्यम हो जाएंगे। किन्हीं चार माध्यम का वर्णन करना है। शिक्षा में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है या शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन। तो रेडियो हो गया, तो रेडियो में आप लिख सकते हैं रेडियो के माध्यम से शैक्षिक नाटक, कविताएं, महापुरुषों की जीवनियां, प्रेरक प्रसंग, नवीन आविष्कार तथा खोजें, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष वार्ताएं, कठिन प्रकरण, सामान्य ज्ञान पाठ योजनाएं संचारित की जाती हैं। सन 1895
मार्कोनी के रेडियो आविष्कार के बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए निश्चित समय पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जो उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीय एकता व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके से रेडियो का एक अहम रूप है, यह आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए टेलीविजन तथा वीडियो। टेलीविजन एवं वीडियो शिक्षा का एक अत्यंत आकर्षक एवं सबल साधन है। दोनों के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जिससे छात्रों को देखने एवं सुनने दोनों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है और ज्ञान के स्थायी होने के अवसर दुगने हो जाते हैं। टेलीविजन तथा वीडियो पर एक ही समय में विशेषज्ञों द्वारा कठिन प्रकरणों को तैयार किए गए पाठ कम खर्च में देश के कोने कोने में छात्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टेलीविजन भी शिक्षण का साधन है। अब इसके बाद देखिए माइक्रोस्कोप एवं माइक्रो प्रोजेक्टर। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के अध्ययन के लिए विज्ञान शिक्षक माइक्रोस्कोप एवं माइक्रो प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपयोगी है, जब बहुत सूक्ष्म, जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ऐसी चीजों को देखना होता है, तो माइक्रोस्कोप व माइक्रो प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए चौथा है टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों, पक्षियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों से संबंधित विषयों पर भाषण आदि को टेप करके उन्हें छात्रों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करते हैं। एनसीईआरटी के श्रव्य दृश्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न टेप एकत्रित करके उनकी टेप लाइब्रेरी बनाई गई है। टेप रिकॉर्डर दो प्रकार के होते हैं, टेबल और पोर्टेबल मॉडल। अब इसके साथ आप इंटरनेट, ई बुक, ये सारे माध्यम भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 68 है, टेलीविजन आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए अथवा शिक्षा दूरदर्शन को समझाइए। टेलीविजन आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन। शिक्षा दूरदर्शन को समझाना है तो दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य साधन है। तो सबसे पहले यह आपको समझना है कि शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन क्या है। श्रव्य मतलब जिसको सुन सकते हैं और दृश्य मतलब देख सकते हैं, और दूरदर्शन में हम लोग देख और सुन एक साथ सकते हैं, तो इसलिए दूरदर्शन को बोला जाता है दृश्य श्रव्य साधन। दूरदर्शन श्रव्य दृश्य साधन होने के कारण अन्य संचार साधनों की तुलना में शिक्षण के लिए अधिक प्रभावी है। अब देखिए बच्चा एक साथ देख पा रहा है, चीजों को सुन पा रहा है, तो उसका ध्यान, रुचि अधिक बैठता है उस कार्यक्रम में और वह अच्छे से सीख पाता है। इसीलिए यह जो व्यवस्था है यह अधिक प्रभावशाली होती है। अब इसके बाद देखिए टेलीविजन का शैक्षिक कार्यक्रम एवं जनसाधारण के रूप में अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक व्यापक रूप ले चुका है। लोग अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार टीवी कार्यक्रमों को देखते हैं, जिनमें यूजीसी, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के शैक्षिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। अब देखिए दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कार्यक्रम, ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के कार्यक्रम। फिर तीसरा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए कार्यक्रम। चौथा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। पांचवा है युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम। छठवां है राष्ट्र के अशिक्षित वयस्कों हेतु वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। छठवां है रोजगार परक दिशा निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम। और आठवां है ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के कार्यक्रम। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा टेलीविजन आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन और शिक्षा दूरदर्शन को समझाना और दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता बताइए। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है
उसकी उपयोगिता क्या है? तो उसकी उपयोगिता देखिए शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों के लिए यह उपयोगी है। यह जितने शिक्षक हैं उनके लिए आसान हो जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना। कोई भी चीज बच्चों को दिखाना है, कोई एग्जाम्पल बताना है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षक के लिए आसान हो जाती है। यह सीखने के स्रोत में उपयोगी है। यह अब देखिए, यह एक स्रोत भी बनता है जिसके आधार पे बच्चे सीख पाते हैं और यह समाज के लिए उपयोगी है। इससे समाज का विकास होता है और यह जो सीखने वाले लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, और यह लागत को भी कम करता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। यह लागत को कम कर सकता है और यह कम समय में और दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाने में मदद कर सकता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे दोस्तों की जितने भी प्रश्न आपके रहे राजन सीरीज के सभी प्रश्नों को देखिए यहाँ पे मैंने करा दिया लघुत्तरी के। इससे पहले मैं आपके अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों को तो करा ही चुका हूं। तो सारा जो यहाँ पे पूरा जो राजन सीरीज है यह मैंने आपका यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। राजन सीरीज 2023 का जो संस्करण है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है और इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी को कमेंट जरूर करना है इस क्लास पे। कमेंट करके बताइए कि पूरा कंप्लीट आपने पढ़ लिया है या नहीं। ठीक है, राजन सीरीज आपने कंप्लीट पढ़ लिया या नहीं, यह चीज पहला कमेंट करना है। दूसरा यह कमेंट करना है आपका जो भी डाउट हो अभी तक, वो टॉपिक्स आपको यहीं इसी क्लास में आकर के कमेंट करना है और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना है, कम से कम 5 मित्रों में, ताकि सभी तक ये क्लासेस पहुंच जाएं और सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। ठीक, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। क्लास को लाइक कर दीजिए जिससे इसकी रीच बढ़ जाए। और अगर इसी तरीके से आप और विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पे विजिट करके आप 3rd सेमेस्टर की पूरी बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं और बाकी हैंड रिटन पीडीएफ के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ और कम समय में पवन राजन सीरीज की पीडीएफ और सभी सुविधाओं के साथ अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको बिना प्रचार के सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी। सभी क्लासेस आप डाउनलोड कर पाओगे, सभी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। राजन पवन सीरीज के पीडीएफ आप प्रिंट कर पाओगे, टेस्ट दे पाओगे चैप्टर वाइज आप सभी विषयों के, और एक बहुत ही नॉमिनल फीस जो आपका ऐसे ही कहीं भी ट्रेवल में खर्च हो जाता है उतने में ही आपका पूरा यह कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, 449 में पूरा आप यह कोर्स ले सकते हैं, डीएलएड 3rd सेमेस्टर का सब कुछ सारे विषयों का। तो जरूर आप लोग विजिट करिए। ऐप का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है और ऐप आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप का भी नाम है। ठीक है, डाउनलोड करिए और वहां पे इनरोल करिए 3rd सेमेस्टर के कोर्स में। अब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिए, या नंबर है मोबाइल नंबर 7705 95 45 49, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी जो भी डाउट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। इस क्लास में अब तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।